हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। उसमें अगर हम एमबीए करते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर तो यहाँ पर हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगी, क्या हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किस तरह के हमें स्किल्स चाहिए और हमारा जॉब रोल क्या होगा और जो हमारी जॉब पोस्टिंग होगी उस पर हमारे क्या डेजिग्नेशंस मिलेंगे। और इंडिया में हेल्थ केयर फील्ड की जो है कितनी ग्रोथ है, इस फील्ड में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि हम इसमें अपना करियर बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी इंसान अगर किसी फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो सबसे पहले वह यही सोचता है कि आखिर इस फील्ड में ग्रोथ कितनी है उस जिस कंट्री में वो रह रहा है। जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में हेल्थ केयर फील्ड की ग्रोथ कितनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इंडिया जो है हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर फील्ड कितना ग्रो करेगा। अगर आप कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो ये रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि करंटली जो है 4.2 मिलियंस पीपल को हेल्थ केयर फील्ड के अंदर जॉब मिला हुआ है और आने वाले टाइम में 2.4 मिलियन जॉब जो हैं हेल्थ केयर सेगमेंट्स के अंदर आएंगी। क्लियर? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हेल्थ केयर फील्ड की ग्रोथ कितनी होगी। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 17% की जो है इसकी ग्रोथ है हेल्थ केयर फील्ड की। और इंडिया में आखिर क्यों ग्रो हो रहा है? तो इंडिया में ग्रो इसलिए हो रहा है कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है अगर हम चाइना के बाद देखें तो, और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हेल्थ केयर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपियन, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट और एशियन जो कंट्रीज हैं, चाहे जापान आप ले लीजिए चाहे चाइना ले लीजिए, तो वहाँ पर हेल्थ केयर कॉस्ट जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया में हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो कम है। तो लोग जो है मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया के पीपल तो अपना ट्रीटमेंट यहाँ करवा ही रहे हैं, बाहर के लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली हेल्थ केयर फील्ड के अंदर ये एक सेक्शन हो गया कि हॉस्पिटल वाला। बट हेल्थ केयर फील्ड में और दूसरे भी सेक्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस काफ़ी सारे मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं। हेल्थ केयर इंश्योरेंस का फील्ड काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। ओके, प्लस डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रोथ कर रही है। इसका मतलब हेल्थ केयर फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो आप यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेगुलर ग्रोथ होगी, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक की हेल्थ है। तो यहाँ पर जॉब्स तो हमेशा अवेलेबल रहेगी और इसकी ग्रोथ रेगुलरली होती रहेगी। और पॉपुलेशन आपको पता ही है कि रेगुलरली इंक्रीज होती रहेगी। तो हमें इसका ग्रोथ का पता चल गया कि इसमें काफ़ी ग्रोथ है, तो हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अब आखिर अगर हम एमबीए जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करेंगे तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हमें क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चंस आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली हॉस्पिटल के सेक्टर्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में आपको डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करना होगा। ओपीडी, आईपीडी जो भी होती हैं उनका मैनेजरियल स्किल होगा। हॉस्पिटल में जितनी भी इन्वेंट्रीज होती हैं उनको मैनेज करना होगा। क्लियर? इसके अलावा अगर आप जो लाइजनिंग होती है, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एज वेल एज अदर पीपल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं अदर हॉस्पिटल के साथ, तो उसकी लाइजनिंग में भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्लियर? एंड देखिए, आजकल आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आते हैं। हॉस्पिटल्स भी आजकल एडवर्टीजमेंट करते हैं क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स को जो है पेशेंट चाहिए, क्योंकि उनको अपनी ग्रोथ बढ़ानी। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स की हर एक कंट्री के अंदर और हर एक सिटी के अंदर चेन्स हो गए, मल्टीपल चेन वाले हॉस्पिटल्स हो गए, तो उनको अपनी इंक्रीज करनी है सेल्स। इसका मतलब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। क्लियर? एंड इसके अंदर देखिए, आप उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर हो गया और मैनेजरियल स्किल हो गए और फाइनेंस हो गया। तो ये सारे फील्ड्स जो हैं आपके लिए ओपन है, मतलब इन सभी फील्ड्स में आपको अपना काम करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रोल पता लगेगा कि किस किस फील्ड के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो जॉब्स होंगी उनमें आपकी क्या इनिशियल लेवल पर क्या पोस्ट होंगी और एक्सपीरियंस लेवल पर क्या पोस्ट होगी। तो अगर आप देखिए कि इनिशियल लेवल पर अगर आप एंट्री करते हैं तो जनरली आप ट्रेनी रहेंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट
लेवल पे रहेंगे और उसके बाद आप मैनेजरियल स्किल पे आ जाएंगे। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि कहीं पर जो है ग्रोथ की 4 to 5 लेयर है, किसी पर 3 to 4 लेयर है। इसका मतलब आप अगर मार्केटिंग एंड सेल्स में जाते हैं तो मार्केटिंग एंड सेल्स ट्रेनी बनेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बनेंगे, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे और फिर मैनेजर बनेंगे और फिर सीनियर मैनेजर बनेंगे। इसी तरह से सभी के अंदर जो पोस्ट होंगी वो इसी तरह से होंगी, चाहे आप हॉस्पिटल में अकाउंटिंग में जाएं, चाहे मार्केटिंग में जाएं, चाहे मेडिकल रिकॉर्ड्स में जाएं या फ्लोर इंचार्ज में जाएं। ओके, तो कोई सा भी सेगमेंट आप हॉस्पिटल्स का ले लीजिए, सभी में इसी तरह से होगा। प्लस हॉस्पिटल्स के अलावा, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो हेल्थ केयर है, तो हम हॉस्पिटल्स को ही नहीं कैटर कर रहे, हम बायोटेक इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, उनके अंदर इन्वेंट्री किस तरह से होगी और किस तरह से मैनेजमेंट होगा सभी चीज़ों का, क्लियर, किस तरह से उनको सेल्स ग्रोथ करनी होगी। तो यहाँ पर आपने अपने रोज देख लिए कि आपको क्या क्या पोस्ट मिलेगी। अब जो है आपको ये देखना होगा कि आप MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करेंगे तो आपको कौन कौन सी कंपनीज में जॉब मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको हॉस्पिटल सेक्टर्स तो है ही सही, हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकता है। अब हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप देखिए कि इंडिया में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी मल्टीपल चेन्स हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल हो गए, मैक्स हॉस्पिटल हो गए, नारायण हृदयालय हो गया, मणिपाल हॉस्पिटल्स हो गए, फोर्टिस हो गया, JK पारस हो गया। तो काफ़ी बड़ी चेन है। ओके, तो हॉस्पिटल्स भी एक बड़ी चेन है। प्लस डायग्नोस्टिक्स चेन्स अलग हैं, वहाँ पर भी आप एज ए मैनेजरियल स्किल्स के लिए जा सकते हैं। प्लस मेडिकल डिवाइसेस हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया एंड बायोटेक इंडस्ट्री हो गया। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स जो हैं उसकी जो कंपनीज हैं वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। हेल्थ केयर ITs के अंदर जो है आप जा सकते हैं। IT में यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, जैसे कि विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई। इसके अलावा स्पेसिफिक हेल्थ केयर IT इंडस्ट्री भी हैं, जैसे प्रोक्टो है, प्रोटिया है, तो ये काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा जो है आप हेल्थ केयर NGOs में जा सकते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, जैसे कि WHO है। ओके, तो यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन इसके अलावा आपको काफ़ी अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा एनालिस्ट की जो पोस्ट होती है इन सभी सेगमेंट के अंदर, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बता दी कि किस किस तरह की इंडस्ट्री हैं। अगर हम हेल्थ केयर इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि स्टार हेल्थ हो गया, मणिपाल हेल्थ हो गया, मैक्स भूपा हो गया और अपोलो म्यूनिक हो गया। तो काफ़ी सारी हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं। हॉस्पिटल के ऑलरेडी मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। फार्मास्यूटिकल के एग्जांपल आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है कि जो हमारी इंडिया की टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, तो इनमें फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की भी पोस्ट होती हैं। दैन मेडिकल डिवाइसेस में बेक्टन डिकिंसन है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। अब अभी तक आप लोगों को ये पता लगे कि आपको किस तरह का जॉब मिलेगा, वहाँ क्या वर्क करना पड़ेगा और कौन कौन सी कंपनीज में आप जा सकते हैं। तो अब आपके मन में सहज ही ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस फील्ड के लिए हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो पहला, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट करोगे तो मैनेजमेंट करने के लिए आपको लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। प्लस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर MBA कर रहा है तो ये क्वालिटीज़ उसमें होनी ही चाहिए। जो भी क्वालिटीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली MBA जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट हो गया हमारा लीडरशिप, सेकेंड हमारा हो गया कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड जो है क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए एंड क्विक डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको क्विक डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। ओके, देन लाइजनिंग इज अनदर इश्यू जो कि आपको हैंडल करना होगा, और लाइजनिंग अच्छी होगी तो आपके जो है हॉस्पिटल की ग्रोथ अच्छी करवा पाएंगे। देन मार्केटिंग एंड सेल्स में भी आपका बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, अगर आप पर्टिकुलरली मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर जाते हैं तो। और अगर आप फाइनेंस के अंदर जाते हैं तो फाइनेंस में भी आपकी कमांड होनी चाहिए, तो फाइनेंशियल स्किल भी आपको होने चाहिए। प्लस क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में हैं, हेल्थ केयर फील्ड में हैं, तो आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग भी आना चाहिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी तभी आप अपने जो फील्ड की, अपनी कंपनी की अच्छी ग्रोथ करवा पाएंगे। प्लस जिस भी इंडस्ट्री में है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हेल्थ केयर फील्ड की डोमेन की नॉलेज होगी
तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ करवा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ है और आपको किस तरह से ग्रोथ करवानी है। तो ये सारी स्किल्स अगर आपकी हुई तो आप बहुत अच्छे से इस फील्ड में ग्रो कर पाएंगे। अब देखिए, इतनी सारी जब आपको स्किल्स पता लग गई तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि हम अलग अलग पोस्ट हमको मिलती है, जैसे कि ट्रेनी पोस्ट मिली है, एग्जीक्यूटिव मिली है, असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। तो इनिशियल अगर आप सैलरी मान के चले, अगर आप बहुत ही मीडियोकर बच्चे हैं और आपका कॉलेज भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग रेंज होगी वो 3 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आप मीडियोकर बच्चे हैं और अच्छे कॉलेज से किया है और आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ऑलमोस्ट आप 4 to 5 लाख प्लस से जो है आप एज ए स्टार्ट कर सकते हैं और हाईएस्ट जो है आप 13-14 लाख पर भी जा सकते हैं। तो ये इंडिया की जो है मैंने आपको सैलरी रेंज बताई। बट अगर आप इसी को यूएस से कंपेयर करें, तो अगर आप यूएस से इसको कंपेयर करते हैं, जो फ्रेशर भी होगा उसको 60,000 से 80,000 डॉलर्स मिल जाएंगे एनुअली। अगर हम 60,000 डॉलर्स को मिनिमम मान के चले, तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जिसने एमबीए किया है और अगर वो जॉब करने यूएस, यूरोपियन कंट्री या डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाता है, तो उसको जो है ऑलमोस्ट अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें, 60,000 डॉलर्स को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के हिसाब से जो अभी रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है 48 लाख रुपीज़ आपके एनुअली हो गए। अगर यही जो बच्चा है उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इंडिया में उस बच्चे की जो सैलरी होगी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सैलरी, वो ऑलमोस्ट 15 लाख प्लस हो जाएगी। डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी और किस डोमेन में वो वर्क कर रहा है और उसकी नॉलेज क्या है। और यही पर्सन अगर इंडिया से बाहर स्विच करता है, तो उसकी जो सैलरी होगी वो 150,000 यूएस डॉलर अगर हम मिनिमम मान के चलते हैं, तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए जो है उसकी सैलरी होगी। तो ये हमने यूएस से कंपैरिजन किया या यूरोपियन कंट्री से किया, लगभग आप बराबर ही मान के चलिए। तो इस तरह से आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी इस फील्ड के अंदर भी। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ हमने सैलरी स्किल की बात कर ली है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर कौन वो बच्चे हैं जो कि इस फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जनरली जो है मेडिकल फील्ड के जो बच्चे होते हैं वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टर्म्स काफ़ी चल रही है, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी होता है, एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी होता है। तो लगभग इनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, या एमबीए इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। तो वो भी सिमिलर टर्म ही, अलग अलग जगह अलग अलग आपको टर्म मिल जाएंगी। क्लियर? यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आप एमबीए के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपने बी फार्मा किया है, अगर आपने नर्सिंग में ग्रेजुएशन किया है, या आपने साइंस से बीएससी की है, बायोलॉजी स्ट्रीम से, केमिस्ट्री स्ट्रीम से या फिजिक्स स्ट्रीम से भी की है, पर्टिकुलरली बायोलॉजी स्ट्रीम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्लस अगर आप जो हैं फिजियोथेरेपी फील्ड से हैं या फिर मेडिकल फील्ड से ही हैं, चाहे आपने डेंटल में किया है या बीडीएस किया है मींस और एमबीबीएस किया हो, और आप एमबीए करना चाहते हैं, तो भी ये जो फील्ड है वो आप लोगों के लिए ओपन है। यहाँ पर क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम बच्चे जो हैं पर्टिकुलरली इस डोमेन में एमबीए करते हैं, क्योंकि जनरली एमबीए करने वाले जो बच्चे मिलेंगे आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। जो पर्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो एमएससी करते हैं या एम फार्म करते हैं और एमएससी नर्सिंग करेंगे और उसी फील्ड में चले जाएंगे। तो उस फील्ड में यहाँ एमबीए करने वालों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि जो सप्लाई है वो कम है, क्योंकि बच्चे उस डोमेन के कम आ रहे हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं उनको पर्टिकुलरली दूसरे सेगमेंट की नॉलेज है और हेल्थ केयर डोमेन की नॉलेज नहीं है। तो जिस बच्चे को अगर ग्रेजुएशन लेवल पर हेल्थ केयर डोमेन की अगर उसको नॉलेज होगी तो उसका स्किल बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उसको डोमेन की नॉलेज है। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लीजिए जहाँ पर कि हेल्थ केयर फील्ड के अंदर एमबीए होता है। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो
NIRF रैंकिंग आप ओपन कर सकते हैं, NIRF रैंकिंग आप देख लीजिए, वहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी आ रही है, टॉप 20 या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उन 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप सर्च करिए कि आपको कौन कौन से जो हैं MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोग्राम मिल रहे हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आप वो कॉलेज आप आराम से देख सकते हैं NIRF रैंकिंग देखकर। क्लियर। उसके अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी सारे जो हैं PG डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कोर्सेरा, edX, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो पहले ग्रेजुएशन करके उनको अगर हेल्थ केयर फील्ड में जाना है तो वो 1 साल उसमें एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद भी MBA कर सकते हैं। तो उनको डोमेन का नॉलेज हो जाएगा, मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी सैलरी मिल रही है, काम कैसा करना पड़ता है, उसकी भी उनको नॉलेज हो जाएगी। अगर उनको फील्ड में काम करना अच्छा लगता है तो फिर वो MBA कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मैंने जो यहाँ पर सारी MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में समझाया कि उसमें क्या जॉब रोल हैं, उसमें पोस्टिंग किस तरह से होगी, जो आपकी डेजिग्नेशन होगी वो क्या क्या होगी, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, आपको कहाँ से एजुकेशन लेनी है। तो आप लोगों को अगर ये जो कंटेंट मैंने दिया है वो पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय भारत, जय हिंद।